चलिए तो हमारा 2 हो गया, इसको हटाते हैं। अब आते हैं डैशबोर्ड पे, हमें चाहिए, सो हमने मॉक टेस्ट 1 और 2 डिस्कस कर लिया। अब आते हैं क्या हो रहा है, ये जो होने वाला सिस्टम। अच्छा चलिए, सो अब हमें देखना है यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 2। तो मॉक टेस्ट 1 हो गया, मॉक टेस्ट 2 हो गया ना, 3 पे आना है ना। सो 3 पे आने के लिए मुझे 4 5, अरे यार 3 कहाँ मिलेगा, 6 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 5 6 दिख रहा है, 3 है कि नहीं है? है सर। अच्छा तो 3 है तो मैं कहाँ ढूंढूं आगे जाके, चलो नेक्स्ट। एक तो नहीं, आईपैड में पता नहीं क्या सिस्टम है। टेस्ट समझ में दिया ना हो तो कोई ये, अच्छा मैं समझ गया, ये टेस्ट दिया नहीं होगा मैंने 3, तो यहाँ होगा। मैं सारे टेस्ट में कैसे जाऊँगा? सर ये डैशबोर्ड के नीचे वो लिखा है ना, टेस्ट। अच्छा उसमें जाऊँ, प्रोफाइल के नीचे, प्रोफाइल के नीचे, हाँ। ओके। तो इसमें मैं सीधा 100, ओके ठीक है, सही कह रहे हो तुम भाई। तो यहाँ पे मुझे जाना है 3 नंबर पे, ये रहा 3। तो 3 मैंने आई थिंक स्टार्ट करें, कहाँ गए, अरे अच्छा मैंने एक्चुअली टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो मैं अटेम्प्ट करके भी सबमिट कर देता हूँ। चलो बताओ ऐसे ही, या सबमिट कर दूंगा तो आंसर दिख जाएगा ना एटलीस्ट। हाँ सर, सबमिट करिएगा। हम्म, चलो सॉल्यूशन सेक्शन में जाके बताइए इसमें कौन कौन सा डाउट है। ये क्या है, भी बेसिक प्रोबेबिलिटी का है क्या, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे है ये। ओके, पहला बेसिक प्रोबेबिलिटी पे था, दूसरा आपका सीक्वेंस सीरीज का था, ये यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक टेस्ट है, डेफिनेशन बेस्ड। इसमें कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन दे दिए। ओके बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया है। देखो जिनका डाउट जो कलेक्ट करो, टेस्ट सीरीज जाकर देखो आप लोग, और जो भी डाउट है बताओ। गुड इवनिंग सर। सर 4th है। हाँ रुक जाइए, गुड इवनिंग। अच्छा क्वेश्चन इन लोग इसमें भेज रहे हैं, ठीक है चैट में। चलिए 1 बाय 1। अच्छा आप तो गेट बैच में हो ना, सही ना, तो आप गेट बैच में ज्वाइन करो, मैं गेट बैच का टाइम दे देता हूँ। गेट की क्लास एक्चुअली 9:30 से कर देता हूँ। मिनिमल सफिशिएंट ये डिस्कस करेंगे आज। चलिए तो अभी आप लोग का बेसिक हो रहा है ना। हाँ तो क्वेश्चन नंबर, इसमें बताया इन्होंने 13 15 16 27। ओके
सो 13, चलिए 13 कह रहा है कि सपोज x इज अ रैंडम वेरिएबल जहाँ पे 1 पे p है, k प्लस 1 पे p इंटू 1 माइनस 1 p है। अच्छा इंटू होगा यहाँ पे, जहाँ कॉमा लगा है ना एक्चुअली वो इंटू है, तो इसको आप ठीक कीजिए। यहाँ पे इसने कॉमा लगाया, इसने इंटू होगा एक्चुअली। सो ये ऐसा है कि x k प्लस 1 पे जो प्रोबेबिलिटी है p इंटू 1 माइनस p इंटू एक्स बराबर k। सो अब ट्राई कर लेंगे आप। तो वो पूछ रहा है कि x बराबर 0। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन जैम 2023 में भी आया था, ठीक है। हाँ, सर हो जाएगा। तो अब आप 0 पे 1 पे 2 पे सब पे निकाल के ऐड कर दीजिए एक साथ। तो ऐड करेंगे तो उससे 0 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फिर उससे बाकी पे भी आ जाएगी करस्पॉन्डिंग, वैसा है। जीरो पर x इज 0 फॉर एनी x नॉट पॉसिबल, ठीक है, हो जाएगा। उससे कर लो, इनटू है फिर उससे हो जाएगा। 15 किसने पूछा था ना, हाँ। और तो 13 14 ओके, 15 16 ठीक है। 13 अभी किया हमने। सो 14 स्क्यूनेस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड, डेफिनेशन ही दे दिया आपको, e ऑफ x माइनस बी बाई सिग्मा का होल क्यूब दे दिया है। तो फाइंड द स्क्यूनेस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। तो क्या आप ये फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्या दिक्कत है? ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बीटा 1,0, राइट? नहीं, क्या बोलता हूँ इसको, बीटा 2,1, सॉरी, है ना। बीटा 2,1 है ना ये। तो क्या लिखते हैं आप, सॉरी हम लोग पैरामीटर क्या लिखते हैं, पैरामीटर लिखते हैं अल्फा बीटा। तो क्या होता है, x की पावर अल्फा माइनस 1 और माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1। ओके, तो उस केस में आपका ये आंसर आएगा इसमें कि, तो इसमें क्या दिक्कत है, मैं समझ नहीं आ रही। ये जो हमारे पास पीडीएफ है, यहाँ से टेस्ट 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट 3। सो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर इवन देखना है, आई थिंक 14। तो इसमें मुझे पीडीएफ दे रखा है 2x और x बिटवीन 0 एंड 1। तो ये मैं कह रहा हूँ कि x का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा में x की पावर अल्फा माइनस 1। तो चेक कीजिए 2 1 ठीक है ना कि नहीं, ये ओके है पैरामीटर? ठीक है ना। और 1 अपॉन बीटा अल्फा बीटा, तो ये है हमारे पास। सो ये है ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ जस्ट एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू बाई सिग्मा का क्यूब निकालना है। तो आप a माइनस बी होल क्यूब भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप जस्ट पहले फाइंड कर लीजिए, जैसे मर्जी आपका। तो यहाँ से ex तो निकालना आसान है। ex बताइए जी, बीटा में, बीटा 2 1 में मीन कितना आता है, बीटा फर्स्ट काइंड है ये 2/3। तो 2/3 आ गया हमारा। और वेरिएंस कितना आएगा इसका, तो कुछ ऐसा था कि अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस, हाँ आंसर बताइए निकाल के। सर इसका होता है ए बी अपान ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 1। जी जी, पुट कीजिए। ए को 1, बी को 1, ए को 2, बी को 1 पुट करके बताइए क्या आएगा। बीटा 2 1 है ये। वन बाई एटीन 1/18 ओके। तो चलिए, तो जैसे 1/18 है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको पुट कीजिए, x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल क्यूब है। तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन x माइनस 2/3 अपॉन 1/18 इस पूरे का होल क्यूब। तो ये हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा e ऑफ 3x माइनस 2 और यहाँ 3 आ गया। सो अपॉन 3 और 18 ऊपर आ जाएगा। तो 3 से 6 काट दो तो अपॉन, एक मिनट, तो यहाँ आ जाएगा, है ना, 18 ऊपर आ गया। तो 18 बाहर रख लो आप, x माइनस 2/3 यही तो है। इसका एक्सपेक्टेशन निकालना, कैपिटल X ले लो। सो अब इस क्या ही दिक्कत है, इसका मीन निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका मीन क्या आएगा, इसका एक्सपेक्टेशन तो हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन इसका होल क्यूब था, एक मिनट, इस पूरे का होल क्यूब है। तो ये हो गया 18 का क्यूब x माइनस 2/3 होल क्यूब, और PDF कितना है 2x dx
इंटीग्रेशन 0 से 1। तो क्या ये इंटीग्रेशन करने में इतना दिक्कत है? अब a माइनस बी का होल क्यूब खोल के कर लीजिए, हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। हो जाएगा। तो सिंपली आपको डेफिनेशन दे ही रखा है क्वेश्चन में, ये एक्सक्यूनेस का डेफिनेशन है, बस मीन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया, पुट कर दिया, तो ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, तो अभी आते हैं 16 फिफ्थ। अच्छा अभी तो हमने किया था सर सिग्मा, हाँ सर सिग्मा की जगह 1/√18 होगा ना? अरे हाँ हाँ हाँ, ये मैं मिस्टेक कर दिया, एक मिनट हाँ, ये तो मैं सिग्मा स्क्वायर रख दिया, यहाँ सिग्मा है ना। फिर से देखो, ये जो पूछा था इन्होंने x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल क्यूब दिया था, ठीक। तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो x माइनस कितना था 2/3, और ये सिग्मा है तो ये 1/√3, मैंने सिग्मा स्क्वायर रख दिया, मैंने गलती किया है। तो यहाँ से ये क्यूब हो गया आपका, तो यहाँ से आपका इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, तो हो जाएगा फिर भी। सो √18 की यहाँ पे क्यूब और x माइनस 2/3 का क्यूब, और इसका जो बाई डेफिनेशन x माइनस 2/3 का होल क्यूब इंटू 2x dx 0 to 1, ठीक है ना। तो आ जाएगा, ये बस इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे बस सिग्मा रखना था, वो मैंने गलती से ना, ये 1/रूट होगा, ये रूट होगा, ये रूट होगा, ठीक। तो ये हमारे पास 14 था। 15 पे आते हैं, 15 में डाउट है। सो 25% ऑफ द आइटम ऑफ डेटा आर लेस देन 35 है ना। अभी तुम देखोगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होंगे, बाद में जो मॉक टेस्ट आएंगे एंड में, जो अभी दिसंबर जनवरी में भी अपलोड हो रहे हैं, मतलब जिस नवंबर में अपलोड हो जाएंगे, तो क्योंकि 50 अपलोड होंगे फुल लेंथ भी, 50 यूनिट वाइज होंगे, तो उसमें सारे बहुत अच्छे लेवल के ना हो, लेकिन आराम से 15 20 30 टेस्ट ऐसे होंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, क्योंकि अलग अलग लोग बना रहे हैं, एक ही आदमी सब नहीं बना रहा है ना। मतलब जैसे IIT कानपुर का है स्पेशली पवन है, वो बनाता है, और इधर अनुराग IIT बॉम्बे का है, वो बनाता है। तो अलग अलग लोग हैं जो अलग, बाकी और लोग हैं जो बहुत सारे लोग हैं, मतलब 15 20 लोग बना रहे हैं अलग अलग, तो ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग लेवल है, तो उसके हिसाब से लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 25% ऑफ द आइटम ऑफ द डेटा आर लेस देन 35, ठीक है, और 25% ऑफ द आइटम आर मोर देन 75, ठीक है। तो जितने डेटा है 25% आइटम ऑफ द डेटा आर लेस देन 35, 25% जो है लेस देन 35 है, एंड 25% आइटम जो है मोर देन 75। QD, ये QD क्या है? क्वांटाइल, फुल फॉर्म लिखना चाहिए था ना उसको, सर क्वार्टाइल डेविएशन है। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डेटा। तो पूछ क्या रहा है? अच्छा, तो पूछ रहा है क्वांटाइल डेविएशन ऑफ डेटा क्या होगा, ये पूछ रहा है ना यहाँ से, मतलब कॉमा बीच में हटा दिए, तो कैसे क्वेश्चन लिखता है ये लोग। सो 25% ऑफ आइटम ऑफ डेटा आर लेस देन 35 एंड 25% जो है मोर देन 75, तो बीच में मतलब हो गया कितने, 50% उस बीच के हो गए, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल डेविएशन का? ये सिलेबस में पूछा था, क्वार्टाइल डेविएशन है सिलेबस में हमारे, सिलेबस में लिखा नहीं है ना, बस सिलेबस में क्वांटाइल क्वार्टाइल, हाँ, क्योंकि सिलेबस में तो क्वार्टाइल डेविएशन लिखा ही नहीं है। फिर भी कोई फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? Q3 minus Q1 upon 2. Q3 minus Q1 upon 2, ये कह रहे हो आप? तो Yes sir. तो यहाँ से पुट कर लो वैल्यू, क्या है आपका थर्ड क्वांटाइल, तो देखिए क्या होता है क्वांटाइल, स्पेशली क्वार्टाइल। सो क्वार्टाइल क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल, ठीक है। ये इनिशियली 0 होता है सर ये सेमी इंटर क्वार्टाइल शायद रेंज होता है ये, Q3 minus Q1 रेंज तो होगा Q4 minus Q1, Q4 minus Q0। Range sir Q3 minus Q1 होता है। A1 के बीच का। यहाँ पे क्या है 25% डेटा इधर है, फिर 50%, 75, 100%। एक मिनट चार्ज पे लैपटॉप को लगाना हो गया है, इसका निकल गया चार्ज।
इसका फॉर्मूला देख लो, बड़ी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, क्योंकि ये सिलेबस में तो ऐसे नाम लिखा नहीं है इसका। नहीं सर, वो एक ही होता है, ठीक है वो ना? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो इसको पुट कर लो। अब दे ही तो रखा है डेटा, हमें जो दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे क्या दिया है, देना क्या चाह रहा है, 25% आइटम और लेस देन 75, सॉरी लेस देन 35, तो 35 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड 25% आइटम आर मोर देन 75, तो 75 ज़्यादा 25% है, मतलब उससे लेस कितना 75%, सो मतलब 75 हेयर इज थर्ड क्वार्टाइल, है ना? तो Q3 75 है इस क्वेश्चन में, और Q1 जो है आपका 35 है, तो पुट कर लीजिए, है ना? ये Q1 इधर 25%, यहाँ से लोगे तो 50% शुरू से, 75% शुरू से, और 100% शुरू से, तो फोर्थ क्वार्टाइल, है ना? ये हमने क्लास में डिस्कस किया है। तो यहाँ से पुट कर लो इसको वैल्यू, 75 माइनस 35/2 कितना आ गया, 40/20। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेनली बस याद रखना है आपको। तो आपके ऐसे सिलेबस में एग्जाम में ये सब आना नहीं चाहिए जो आउटसाइड सिलेबस, क्योंकि उसमें यही पूछेगा जो जैसे क्वांटाइल क्वार्टाइल है, लेकिन ठीक है इसका फॉर्मूला याद रखना बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट तो 15 हो गया, अब 16 भी था आई थिंक, है ना? ओके ठीक है, वो सेम ही है। तो 16 जो आपका है, 16 कह रहा है यहाँ पे कि 2 बॉल्स आर ड्रॉप्ड, ठीक है, 2 बॉल आपने ड्रॉप किया in such a way, है ना, क्या लिखते हैं, 2 balls are dropped in such a way that each ball is equally likely to fall any one of the 4 holes, ठीक है, मतलब 4 boxes है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास 2 balls हैं, 4 boxes हैं, both balls may fall into the same box, x denote the number of unoccupied box at the end of the experiment, so unoccupied मतलब जिसमें एक भी बॉक्स है ना ड्रॉप नहीं हुआ। सो व्हाट इज द MGF ऑफ x, तो पहले इसके लिए हमें PMF निकालना पड़ेगा, PMF आ जाएगा तो आ जाएगा, तो PMF निकल जाएगा, चेक कर लीजिए। तो हमारे पास 2 बॉल्स है इस तरीके से कि 4 बॉक्स है, सो 2 बॉक्स एंड 4 बॉक्स, सो 4 बॉक्सेस आर देयर एंड 2 बॉल्स आर देयर, तो आपको इसमें कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, सो एक बॉल के पास कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शंस हैं, है ना, और दूसरे बॉल के पास भी 4 ऑप्शन हैं। सो नाउ पहले तो PMF निकालना पड़ेगा, तो पूछ रहा है कि जो इसने पूछा है मे फॉल इनटू द सेम बॉक्स, ठीक है, x नोट द नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड, तो x मान लो x नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड बॉक्स है, तो x का सपोर्ट क्या है, x इज नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड बॉक्स, तो कितने हो सकते हैं x की वैल्यू, x का सपोर्ट क्या हो सकता है, सपोर्ट ऑफ x 1 2 3 सर, तो 1 2 3, अब चारों खाली तो नहीं रह सकते ना, अगर 2 बॉल हैं तो एक या तो अनइक्वाइड रहेगा, 3 बॉक्स में बॉल हो सकते हैं, लेकिन 3 में कैसे, 2 ही बॉल है ना, तो एक में दोनों भी तो गिर सकते हैं सर, एक में दोनों भी तो गिर सकते हैं। हाँ 3 अनऑक्यूपाइड हो गए, 2 अनऑक्यूपाइड होंगे जब ऐसा होगा, 1 अनऑक्यूपाइड हो सकता है, नो सर ये भी नहीं हो सकता फिर तो, क्योंकि 3 बॉक्स हैं 2 ही बॉल हैं, तो मैक्सिमम फिल कर सकता है वो 2 को, मिनिमम 1 को, तो कितने अनऑक्यूपाइड रहेंगे हमेशा, 2 और 3, 2 और 3, यस। सो लाइक अगर 2 बॉल्स हैं, सो बोथ में फॉल इनटू 1, तो 3 ऑक्यूपाइड है, बोथ में गो इनटू डिफरेंट, तो 2 अनऑक्यूपाइड हैं, 2 से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर नहीं सकता वो, सो x की वैल्यू 2 3 है, देखो 2 3 सपोर्ट है इसका, अब 2 3 आंसर बता रहा है एक्चुअली, तुम चेक कर लो, 2 3 इसका सपोर्ट है, तो अगर डिस्क्रीट है ना ये, तो डिस्क्रीट का MGF क्या होता है, एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, तो ये आपका आ जाएगा समेशन pi e की पावर tx i फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ पे 2 ही वैल्यू है, मतलब x1 x2 हो गया, सो p1 e की पावर 2t, p2 e की पावर 3t, तो p1 2 पे प्रोबेबिलिटी है, देखो इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, क्या लग रहा है, और कोई ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, हाँ 2t 3t वाले 2 ऑप्शन है, C और D, बाकी तो A और B तो आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो C या D सही होगा, 3/4 1/4 3/4 1/4, अरे डिफरेंस क्या है CD में,
दिख रहा है कुछ डिफरेंस आप लोग को सीओडी में? नहीं है नो सर। सर नो डिफरेंस। इसको डिफरेंस ने सेम ही ऑप्शन डाल दिया, तो ये सही हो जाएगा, आप पीएमएफ निकाल सकते हैं अब। तो मतलब प्रोबेबिलिटी एट 2 3/4 आएगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट 2 जो आएगा 3/4, मतलब 2 बॉक्सेस ऑक्यूपाइड हैं, एंड सॉरी नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड, तो 2 बॉक्स अनऑक्यूपाइड है, तो वही 2 ऑक्यूपाइड होने 4 है ना, और 3 बराबर 1/4 आएगा। चेक करो, सो 3 अनऑक्यूपाइड है, नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड, तो ये भी बोल सकते हो कि 1 - x होगा, तो 2 में फॉल करेंगे, 2 बॉक्स विल फॉल इनटू डिफरेंट। ठीक है, ऐसे आंसर तो दिख ही गया, तो यही होगा। अब ये तुम फाइंड कर सकते हो पीएमएफ, यू कैन थिंक अपॉन इट, इजी है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से ऐसे ही दिख जाएगा कि सीडी सेम ही है तो एक ही सही हो, लेकिन यहाँ पे डी अलग होना चाहिए था, तो ये हमारी गलती है इसमें। नेक्स्ट सर एक बार और बता दीजिएगा। जी, आप जरा सोचो, आप यू हैव 2 बॉल्स एंड आप उसको फेंक रहे हो, 4 बॉक्सेस हैं, तो x कह रहा है नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड बॉक्स, मतलब एम्प्टी बॉक्स, तो कितने एम्प्टी बॉक्स रहेंगे, बस आपको सपोर्ट पता करना है। सो व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x? 2 and 3। हाँ, तो बस सपोर्ट आ गया, तो इसका mgf का फॉर्मूला पता है आपको? यस सर यस। तो ये mgf डिस्क्रीट में क्या होता है, pi e की पावर t xi, तो x की 2 ही वैल्यू है यहाँ पे, तो है ना, p1 e की पावर t x1, p2 e की पावर t x2, तो ये इस फॉर्म का होगा। इस फॉर्म के ऑप्शन में कुछ और है भी नहीं, अगर होगा भी तो p1 p2 हम निकाल सकते हैं, ये मैंने निकाला नहीं, मैंने कहा आप खुद डिसाइड करो ये चीज़ें, मैंने वहाँ से ऑप्शन से देख के लिख दिया कि ये आएगा, लेकिन आप ये कैलकुलेट करो, पीएमएफ निकालो कि 2 बॉल्स हैं, 4 बॉक्सेस हैं, तो आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 और 7 चेक कर लीजिए, ऑप्शन रॉन्ग लगा, 3 और 7। थर्ड सर रैंडम, इसमें t0 रखने पे कोई 1 हो ही नहीं रहा है। t0 रखने पे कोई भी 1 नहीं हो रहा, तो गलत ऑप्शन है इसका मतलब, क्योंकि mgf में तो लेकिन होगा ना। अच्छा चेक कर लेते हैं, t को 0 रखने पे कोई भी 1 नहीं हो रहा है ना, फोर्थ वाला देखो सर 10 to 0 होगा ना? हाँ, मतलब जरूरी नहीं एग्जैक्टली 0, हाँ मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन, एक्चुअली mgf इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो m0 अगर डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो आपको इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो mt t टेंड्स टू 0, सो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे आप, अब एल हॉपिटल रूल लगा लो, आपको 0/0 मिल रहा होगा ना, आप जो कह रहे हो यस बी और डी में, तो एल हॉपिटल रूल लगा लो, t टेंड्स टू 0 करो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है इसीलिए। 7 वाला एक बार। 7th, suppose that x is a random variable with mgf this e की पावर tj क्या t minus I upon j फैक्टोरियल tj minus I, ऐसा कुछ कर रखा, t minus x इक्वल्स टू 2 है, तो जो e की पावर 2 होगा वो वाला टर्म होगा ना। जी जी हाँ, अगर आप उसको याद ओपन नहीं करेंगे, लेकिन इसने क्या किया है यहाँ पे mgf एक सर सीरीज -1 किया है के फॉर्म में दिया है, तो उसको ब्रेक कर दो, e की पावर -1 को बाहर करो, e की पावर t अपॉन j फैक्टोरियल, j फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी है, तो ये कहाँ कन्वर्स करेगी? अच्छा, तो यहाँ क्या दिक्कत, x बराबर 2, तो mgf एट 2 अगर इसको ब्रेक करोगे आप, तो इसमें तो ये t का सर फंक्शन 1/2 ही है तो आ रहा है, j को मतलब 2 रखेंगे तो 1/e बन जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 2। नहीं आप एक बार कर दीजिए इस वाले। ये क्या है, e की पावर में क्या दिख रहा है आपको, ये तो क्लियर है ना, tj -1 ये ना, हाँ लेकिन tj के t लिखने टर्म में लिखना चाहिए, tj है क्या मीनिंग है, अगर तुम समेशन लोगे तो क्या होगा, mgf किस फॉर्म का आता है, mgf ऐसा आता है ना कि लाइक ये डिस्क्रीट है, मान लो x डिस्क्रीट बोल रखा है ना, तो x इज अ रैंडम वेरिएबल विद mgf दिस, अच्छा ये कुछ नहीं बोला नहीं है, तो x बराबर 2 बताओ, तो x बराबर 2 के लिए ये कुछ मिस्टेक हो सकता है, ये जो आप कह रहे हो कि 1 समेशन e की पावर tj -1 अपॉन j फैक्टोरियल j फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, यही है,
फिर टीजे या क्या मीनिंग है यहाँ पे? सो एक तो चलो e की पावर -1 टी डालो इंटू जे होगा ना। हाँ अच्छा t इंटू जे है वो। सो यहाँ पे जैसे है t इंटू जे -1 यही होगा। तो यहाँ पे क्लियर से थोड़ा अपलोड होने में दिक्कत है इसमें या टाइपिंग में। सो वरना एग्जाम में आपको क्लियर रहेगा वहाँ पे। सो जे फैक्टोरियल जे फ्रॉम 0 to infinity तो 1/e बार तो e की पावर t इंटू जे बाई जे फैक्टोरियल। तो इसको ब्रेक करो 1/e, तो ब्रेक करोगे तो आप j को 0 रख दो तो 1/1 फैक्टोरियल, फिर e की पावर 2t बाई 2 फैक्टोरियल, e की पावर 3t बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। सो चेक कर लीजिए e की पावर 2t का कोएफिशिएंट क्या 1/2e है, ठीक है, तो x बराबर 2 पे ही आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से है, मतलब अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो p1 e की पावर t, अच्छा यहाँ 0t है ना, तो या वैसे समझ लो p0 प्लस p1 e की पावर t। ओके सर, हो गया। हाँ हो गया ना। तो इस तरीके से ये जो p2 है दिस इज द प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 t इंटू जे है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने ऐसे बारीकी से लिखा है ये पता नहीं चल रहा। सो नेक्स्ट बताइए, तो अभी कौन सा और चैट में क्या आया था? 16 हो गया, 32 44 53 32 44 तो 23। 23 ओके। सो 23 कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 5 balls numbered 1 2 3 4 5, ठीक। 3 balls are drawn at random without replacement from the box if x is the median of the number on the 3 chosen balls, ठीक। तो 5 बॉल है, 3 बॉल ड्रॉ किया एट रैंडम बिना रिप्लेसमेंट के, ठीक है। x मीडियन है ऑफ द नंबर ऑन द 3 चूजन बॉल्स। अच्छा नंबर जो आया, चलिए हर बॉल पे ना नंबर लिखा 1 2 3 4 5, 5 बॉल है तो उन सब पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 लेबल्ड है एक्चुअली। सो 3 बॉल ड्रॉ किया आपने बिना रिप्लेसमेंट के। अब x क्या कह रहा है, मीडियन है उन नंबर्स का जो 3 बॉल निकल के आया। फॉर एग्जांपल 1 2 3 निकल के आया तो 1 2 3 का मीडियन क्या है 2 हो जाएगा, है ना। सो x इज अ मीडियन ऑफ द नंबर ऑन द 3 चूजन बॉल्स। या मान लो 3 4 5 आया तो उसका मीडियन क्या है, तो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, वेयर नॉन जीरो, ठीक है। तो अच्छा पूछ कर आपसे मीडियन ही पूछ रहा है ना, अच्छा वो बता रखा है तो x का PMF पूछ रहा है, ओके। आपको x का द फंक्शन ऑफ x वेयर दिस, या मीडियन पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है ना, PMF तो लिखा नहीं कहीं पे। x इज द मीडियन ऑफ द नंबर ऑन द 3 चूजन बॉल, ठीक है, फंक्शन ऑफ x है वो जहाँ पे नॉन जीरो है, तो बताओ क्या होगा, मीडियन पूछ रहा है, ठीक है। तो मीडियन निकाल सकते हैं आप लोग, क्या आएगा एज अ फंक्शन ऑफ x कह रहा है वो। सर 1 तो कभी नहीं आएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है, विथ होता तो कुछ हो भी सकता था, है ना, 1 1 1 आ जाता मान लो इस तरह से। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, 3 अलग अलग बॉल आएंगे, तो कैसे करते हो मीडियन निकालते हो आप लोग कि आपने वो पहले ऑर्डर कर लोगे, मान लो 5 4 2 आ गया तो पहले ऑर्डर करेंगे 2 4 5 इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर मिडल वन जो होगा वो, है ना। तो ठीक है, तो जो मिडल वन है वो दैट इज द, आप जानते हो अगर ऑड नंबर तो मिडल वन जो आएगा वो हमेशा वो आएगा। तो ठीक है 1 तो कभी नहीं आएगा तो वो आउट हो गया ए वाला, ऐसे ही सी वाला भी आउट हो गया, x 1 तो नहीं आ सकता। अब ये ठीक है ना, देखो 3 बॉल आएगा तो 1 कभी मीडियन बनेगा, 1 मीडियन का बनेगा बीच वाला, मीडियन क्या है 3 नंबर है बीच वाला, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो बीच वाला हमेशा मीडियन होगा। तो 1 और 5 तो कभी मीडियन नहीं बनेगा, राइट, कभी नहीं आएगा। तो 3 नंबर का मीडियन जो होगा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इन्हीं में से पॉसिबल है। तो 1 5 वाला तो ऐसे ही आउट हो गया, जहाँ जहाँ 1 5 है वो आउट हो गया, तो बी या डी में से सही होगा। अब निकालो प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ट्राई कर सकते हो। मीडियन 2 कब होगा आपको ये देखना है पॉसिबिलिटीज, तो कौन से 3 बॉल आए होंगे, आप सैंपल स्पेस लिख लो, यहाँ मुश्किल भी नहीं है। तो उसमें तो मतलब कोई भी है ना, तो 1 2 3 1 2 4 या तो मीडियन 2 ही आ जाएगा। यस मिडल 2 रखना है आपको।
मतलब x बराबर 2 का मतलब यही है, क्या प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 का मतलब, क्या प्रोबेबिलिटी मीडियन 2 का मतलब बीच वाला 2 होगा। तो 1 2 3 हो सकता है, 1 2 4 हो सकता है, 1 2 हाँ 1 to 5 5, भी हो सकता है। ये 3 है ना। अब कोई पॉसिबिलिटी है, बाकी तो होगा नहीं। हम्म, बीच में 2 बीच में रहना चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चेक कर लो कितने हैं टोटल सैंपल स्पेस में से। सो ये है 0.3 हाँ आ सर रहा है। आ जाएगा, मतलब पीएमएफ निकाल सकते हो आप लोग, निकाल के देखो अब आइडिया लग गया तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछो। अगर आपको ऐसा लगे कोई क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 डिस्कशन हो गया आज है ना मॉक टेस्ट का, फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो आप चाहो तो फिर से सॉल्व करो, फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइम फिर पूछो आप, डाउट क्लास में फिर पूछो, क्या दिक्कत है। सर एक 46। ओके उससे पहले 46 है तुम्हारा, अच्छा चैट में भी था, ठीक है आते हैं 32 44 53 आते हैं इसमें ना। सो 46 क्या कह रहा है कि x1 x2 x3 भी रैंडम वेरिएबल सेटिस्फाइंग द कांस्टेंट्स, x1 x2 से ज्यादा होगा प्रोबेबिलिटी 0.7 है, x2 x3 से ज्यादा है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बोथ। तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे रखा है आपको, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, निकाल पाओगे ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू। इंक्लूजन हाँ F सर। के लिए। हाँ निकालो, एक इवेंट ए है एक बी है, ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू उसकी। तो हालांकि वो भी होता था बुल्स इनइक्वालिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस। यस सर 0.3 आएगा। ठीक है ना, बुल्स इनइक्वालिटी लगा लो, ठीक है। तो चलिए अब इनका था 32, देखते हैं 32। यू आर गिवन दैट mx इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक। हाँ आते हैं एक मिनट। सो आपका जो दे रखा है कि उनका था 32 44 53 देख लेते हैं। तो यू आर गिवन दैट mx इज अ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आल्सो mgf ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सो आपको पता नहीं कौन कौन सा mgf है, बी ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गया क्योंकि mx mgf है, तो t को 0 रखेंगे तो पहली बात mgf होगा तो t 0 रखना 1 ही आना चाहिए, तो b में t को 0 रखने 1 तो नहीं आएगा क्योंकि m0 ऑलरेडी 1 है, वो गिवन है क्वेश्चन में। और इसमें यहाँ पे लिखने में थोड़ा गलती किया है, डी ऑप्शन में mxt है वो mtx लिख दिया है, मतलब सेम ही मीनिंग है। तो e की पावर 0 इज 1, t को 0, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी डी वाले में। अच्छा क्या किया है इसने, नोटेशन चेंज किया, सी डी तो सेम ही चीज लिखना चाहिए, क्या एक्स ऊपर कर दिया है यहाँ पे, बस नोटेशन बदल दिया है। तो डी में कुछ है ना गड़बड़, लिखने में ठीक गड़बड़ किया है। बाकी बी नहीं होगा एमजीएफ, क्यों, क्योंकि 0 पे 1 नहीं, बाकी पे 1 आ सकती है। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये mxt और mx2t, तो ये एक रैंडम वेरिएबल बनाओगे जिसका एमजीएफ हो जाएगा ये, है ना। जैसे x1 प्लस x2 जहाँ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है, क्या x1 प्लस 2x2 का लिख लो, समझ रहे हो। तो x1 प्लस 2x3 जहाँ x1 x2 दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिपेंडेंट भी IID है मान लो, तो इस तरह का एमजीएफ आ जाएगा, उसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। और ये e की पावर t वाले में क्या है, वो बढ़ा दो उसका एक सपोर्ट में पॉइंट तो बढ़ जाएगा। जैसे 0 1 सपोर्ट है किसी का, तो एक एमजीएफ आएगा सपोर्ट 1 2 के लिए, जो प्रोबेबिलिटी 0 1 पे वही प्रोबेबिलिटी 1 2 पे रख दो, तो एक नया एमजीएफ ये मिल जाएगा। तो ठीक है, तो बी गलत क्यों है, क्योंकि टी को 0 रखने 1 नहीं आ रहा है। अच्छा डी में प्रॉब्लम ये है कि इसने नोटेशन मतलब सी डी ही लिखना चाह रहा है, इसमें कुछ मेरा टाइपिंग मिस्टेक किया है डी में, बी गलत है क्योंकि 0 रखने पे 1 नहीं आएगा। अगला इनका था 44, एक मिनट, 44 का सिस्टम मेड अप ऑफ क्या है, मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स with independent identically distributed lifetime will operate until only one of the system component fails। तो कोई सिस्टम है जिसमें कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, और सिस्टम तभी काम कर रही है जब only until only of one of the system fails। डिस्ट्रीब्यूटेड will operate until one of the, एक भी मतलब फेल हुआ तो एक भी कंपोनेंट फेल हुआ तो सिस्टम क्या होगा, फेल हो जाएगा ना। सिस्टम तभी तक वर्क करेगी जब एक फेल हो जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। मतलब तो ये किस तरह का सिस्टम है, सीरीज या पैरेलल, सीरीज है ना। एक भी फेल हुआ तो फेल हो जाएगा, मतलब सीरीज में है। तो उस केस में आपका सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या, मतलब कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3, तो सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, रैंडम वेरिएबल मैक्सिमम, ये सीरीज है मिनिमम, है ना, क्योंकि तीनों 1 होगा तभी 1 आएगा सिस्टम, है ना। एक भी 0 हुआ तो 0 हो जाएगा।
राइट, मिनिमम लेना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ x1 x2 x3। मान लो एक कंपोनेंट फेल हो गया, मतलब x1 की वैल्यू 0 कर दो, तो तीनों का मिनिमम 0 आ जाए, मतलब सिस्टम फेल हो जाएगा। तो तीनों 1 होगा तभी वर्क किस, मतलब एक भी फेल हुआ तो ये मिनिमम है, मतलब मिनिमम मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो कुछ कह रहा है इफ द लाइफ टाइम ऑफ एक्स ऑफ द ईच कंपोनेंट दे रखा है, आपको तीनों कंपोनेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आईआईडी है, और ये पीडीएफ है कंपोनेंट का। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम अंटिल फेलियर ऑफ द सिस्टम, तो मतलब आपको सिस्टम का पता चल गया, लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। क्या फर्स्ट ऑर्डर का मीन निकाल सकते हैं? निकल जाएगा ना। आपको x1 x2 x3 का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है हमारे पास, है ना, पीडीएफ है हमारे पास ना, n टाइम 1 माइनस सीडीएफ की पावर n माइनस 1 इंटू पीडीएफ ऑफ x। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, फिर उसका मीन निकाल लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 इनका है, जो फिर उसका आते हैं। तो 53 है, चलो 53 कह रहा है कि 2 players play $1 into a pot, सॉरी 2 players put $1 into, 2 प्लेयर है वो $1 रखते हैं किसी बर्तन में। They decide to throw a pair of dice alternatively, और वो डिसाइड करते हैं कि एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करे ऑल्टरनेटिवली। They first the first one who throw a total of 5 on both die wins a plot. So they decide to throw a pair of dice alternate, एक वो फेंकेगा, एक वो पेयर ऑफ डाइस को एक एक करके फेंकेगा, और जिसका सम पहले 5 आ गया, ठीक, उस पेयर में से, तो कह रहा है कि वो जीत जाएगा। तो हाउ मच शुड द प्लेयर हु स्टार्ट एट टू पॉट टू मेक हिज फर्स्ट फेयर गेम। फेयर गेम मतलब दोनों को जीतने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाए, ठीक है जी। So 2 players put $1 into a pot. They decide to throw a pair of die. The first one who threw a total 15, whose side, ठीक है, win. How much? हाँ, एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 0 कर देना है फेयर गेम के लिए। ओके, एक्सपेक्टेशन 0 कर देंगे, ठीक है, तो चलेगा। सो मतलब दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, तो ये कह रहे कि हाउ मच शुड द प्लेयर हु स्टार्ट्स, वो लॉजिक कैसे हुआ? जो स्टार्ट किया था गेम को पे, एक्सपेक्टेशन 0 कैसे? किसका एक्सपेक्टेशन 0 करेंगे? पूरे गेम का, मतलब प्रॉफिट का। कोई एक गुप्ता गुपुर में दे रखा है एग्जांपल ऐसा, मतलब वो हो गया कि लाइक दोनों का डिफरेंस लेके, मैंने नहीं मतलब $1 में किसी ने x पुट किया और 1 माइनस x किसी ने पुट किया, उन दोनों का एक्सपेक्टेशन 0 आना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ क्वेश्चन ये 2 प्लेयर पुट $1 इनटू अ पॉट, तो दोनों $1 नहीं पुट कर रहा है, नहीं दोनों नहीं। They decide to throw a pair of die. The first one who throw a total of 15 die wins the plot. अच्छा, तो how much should the player who start add, मतलब जो स्टार्ट कर रहा है वो कुछ अमाउंट रखेगा, दूसरा वाला कुछ अमाउंट रखेगा, दोनों मिला के $1 है। अच्छा, तो कितना वो पुट करेगा और कितना स्टार्ट करने वाला पुट करेगा ताकि गेम फेयर हो जाए। तो ये भी एक तरीका है कि मान लो P, हाँ जैसे इसने कहा कि x 1 माइनस x, वैसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो सेकेंड अप्रोच है फेयर गेम है, तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी उसका 0 पुट कर सकते हो प्रॉफिट का, ओके, किसी एक का, या फिर दोनों की प्रोबेबिलिटी विनिंग का इक्वल कर दो, मतलब पहला जो जीतेगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दूसरा जीतेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल कर दो। तो ये भी है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो स्टार्ट कर रहा है उसके जीतने के चांस ज़्यादा रहेंगे ना, क्योंकि पहली बार में आ गया तो इसीलिए जो स्टार्ट करता है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो ज़्यादा पैसे लगाएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे है, क्योंकि उसके ज़्यादा रिस्क रहेंगे ना, और वो दूसरा वाला चांस कम है तो कम लगाएगा। तो यही करना है तुम्हें कि एक्सपेक्टेशन दोनों के x1 x2 मान लो दोनों के विनिंग वो है अमाउंट, वो इस टाइप के, तो उसका तुम डिफरेंस का एक्सपेक्टेशन 0 पुट कर सकते हो, नहीं तो दोनों के प्रोबेबिलिटी को इक्वेट कर दो, विनिंग प्रोबेबिलिटी को। तो उसने मान लो $x रखा, दूसरे ने 1 माइनस $x रखा, ठीक है, कि अमाउंट पुट किया वो। अब तुमने इस तरह क्वेश्चन किए होंगे ना कि 2 लोग हैं, पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं, सम 5 आ गया तो जीत जाएगा, तो क्या दोनों का पहले प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो जीतने की अलग अलग?
ये तो निकल जाएगा। मतलब मैं अगर पूछूं, हाँ एक्सपेक्टेशन यहाँ 0 करना है ना, क्योंकि अभी तो प्रोबेबिलिटी इक्वल है नहीं, प्रोबेबिलिटी तो इक्वल आएगा ही नहीं। मान लो ए ने स्टार्ट किया तो ए का पहला टर्न है, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आएगी ना, प्रोबेबिलिटी इक्वल कैसे होगा? तो यहाँ पे अमाउंट से डिसाइड होगा, है ना। जैसे यहाँ पे तुम प्रोबेबिलिटी ए विंस, अच्छा ए ने स्टार्ट किया तो ए कब जीत सकता है? पहली बार में सम 5 आ जाए उसका, तो सम 5 आने के क्या फेवरेबल आउटकम है, क्या हो सकता है? 2 3 3 2 1 4 4 1 4 है, 4 आउट ऑफ 36। और कोई पॉसिबिलिटी है? चेक कर लो। तो ये केस है इसका, या तो पहले बार में 5 आ गया तो ये हो गया, नहीं तो फिर बी को चांस मिलेगा। तो पहले बार में 5 अगर नहीं आया सम, तो बाकी आउटकम कितने बचे? 32, 32/36 ये ए का हुआ। तो अगली बार ये कब जीतेगा? जब कुछ और आया, कुछ और आया, फिर 5 आ जाए। तो ए का टर्न तो तीसरी बार में आएगा ना, फर्स्ट ए थ्रो किया, फिर बी करेगा, फिर ए। तो मैं ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से पहली बार में ए जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/16 है। दूसरी बार में ये जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो दूसरी बार में इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 32/16, 32/16 सॉरी 16 कह रहा हूँ, 32/36 इंटू 4/36, ये है, यही चलता रहेगा। 32/36 की पावर 4, 4/36, चेक कर लो आप लोग, एंड डॉट 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 चलता रहेगा। तो क्या होगा? यहाँ से आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। हो जाएगा भाई, a/1 माइनस आर, a/1 - r, सो 32/36 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। सो a/1 - r। अब इसका से निकाल लो, ये प्रोबेबिलिटी हो गया ए के जीतने का। अच्छा, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस आ जाएगा। ओके, ये तो चलो विनिंग का आ गया, लेकिन क्वेश्चन ये था कि अब इसका तुम कह रहे हो एक्सपेक्टेशन ना, तो जैसे उसने x लगाए, तुम जो कह रहे थे e ऑफ x क्या हो जाएगा? तो x क्या है? व्हाट इज x? यहाँ x को क्या लिखेंगे? p इंटू एक्स कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ए विंस। हाँ, प्रोबेबिलिटी देंगे तो x p1 इंटू एक्स और p2 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन 0 कर दो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो अलग अलग नंबर आ गए ना, वो इक्वल नहीं आएगा, दोनों इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ से पता चला गेम फेयर नहीं, यहाँ से पता चला गेम फेयर नहीं है। अब तो फेयर नहीं है तो फेयर करना पड़ेगा। फेयर करने के लिए अब एक्सपेक्टेशन, जिसने कहा कि p1 इंटू एक्स कितना लगाएगा, ये p2 में इसको 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा तुम निकाल लो कि x की वैल्यू क्या है, दैट द मनी ए पुट। ठीक है, आ जाएगा। सो ए नीड टू पुट दिस। ठीक है, सही बताया, देखिए ये भी अप्रोच ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन निकाले हमने टोटल, एंड दिस इनटू दिस टोटल 1 हो जाए। तो नेक्स्ट क्या था? तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का 31 35 31 उनका हो गया ना। हाँ, 31 35 31 कह रहा है कि a continuous random variable u has density this, so f क्या लिखा है, f u के टर्म में लिख रहा है, pdf of u in terms of mu लिख रहा है। ठीक है, तो आप चेक कर लो, ये pdf है पहले, -1 mu less than equal to this, इंटीग्रेट करके देख लेना, ये pdf है ना। तो which of the pairs of the following event are independence, तो कौन सा इंडिपेंडेंट होगा? तो ये इवेंट्स हैं चारों आपके पास। तो इवेंट इंडिपेंडेंट, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, कौन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे? तो इंडिपेंडेंट के लिए आप क्या चेक करोगे? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और पी ए इंटू पी बी की प्रोबेबिलिटी। तो मान लो ऑप्शन ए बी सी डी E1 E2 E3 E4 है एग्जाम्पल के लिए, तो आपको चेक करना है, पेयर्स की बात करना है, तो मतलब विच ऑफ देम, कौन सा which of the pairs of the following events are independent, तो कौन सा इंडिपेंडेंट होगा? तो क्या करोगे आप लोग?
सर हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन का निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे वो इक्वल आता है कि नहीं। हाँ E1 into इस मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 बराबर P1 into P2 इस तरह से आ जाएगा। करके देखो किसके साथ। हाँ ऑप्शंस को पेयर करके वो फाइंड करना है। पेयर करके, हाँ कि देखो इन चारों में से कौन सा एक दूसरे के साथ पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, ओके उसको सिलेक्ट करना। नेक्स्ट 35 ये कह रहा है कि आपके पास फॉर द सीक्वेंस xk ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड। तो सपोर्ट में 3 नंबर है आपके पास, यहाँ आप देखेंगे। सो सपोर्ट में 3 नंबर्स हैं, एक है 0, एक है आपके पास +2 की पावर k, एक है -2 की पावर k। ठीक, सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ओके तो अब पूछ क्या रहा है आपसे कि which of the following are not correct। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड बिकॉज। अच्छा तो ये थ्योरम एक्चुअली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर आगे मैंने लिखाया नहीं, जैसे इसमें मैं स्टेटमेंट लिखाया था ना, तो ये होता है bn, यहाँ पे क्या वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ समेशन xi। ये थ्योरम है कि व्हेन कैन वी अप्लाई द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो ये आप बुक्स में देख सकते हैं, हमने स्टेटमेंट पढ़ा था ना वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का, ज़्यादातर क्वेश्चन जैम में उसी पे आए डायरेक्टली कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex। बट ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वीक लॉ ऑफ लार्ज किसी क्वेश्चन में कब अप्लाई होगा। ये जो bn है वेरिएंस ऑफ समेशन xi है और अपॉन n² दिस शुड बी 0। ये मीन 0 होने का जरूरत यहाँ पे, यहाँ मीन 0 हो रहा होगा इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, वो ठीक है, बट मीन फाइनाइट होना चाहिए और वेरिएंस जो आपके पास है समेशन xi का अपॉन n² 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मीन 0 हो रहा होगा आई थिंक, कह रहा है बिकॉज, तो ऐसा है। वो कह रहा है कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड बाय दिस थ्योरम बिकॉज दिस। अब ये थोड़ा बाहर का हो गया ना, सिलेबस से बाहर का हो गया, क्योंकि थ्योरी तो अनलिमिटेड ना, लेवल लेवल पे आप एमएस में ही पढ़ोगे थ्योरी, हम लोग भी थ्योरी पीएचडी में करते हैं, तो एक लेवल तक आपको पढ़ना है, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना। ये थ्योरम क्या हमें पता ही नहीं है ना, तो ये और सिलेबस में भी नहीं है, तो बी ऑप्शन तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड सिंस xk आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दे ही रखा है ना, सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल x का आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, ये पूछ रहा है, तो बस इतना, वही बोल रहा हूँ, इतना रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ मीन 0 होने का रिक्वायरमेंट नहीं है थ्योरम में। थ्योरम में बस ये रिक्वायरमेंट होता है bn अपॉन n² 0 होना चाहिए, मीन इज नॉट द रिक्वायरमेंट, ठीक है। और ये थ्योरम तो आउट ऑफ सिलेबस का छोड़ो। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड सिंस xi आइडेंटिकली, लेकिन आईआईडी तो यहाँ है ही नहीं। आईआईडी तो गलत बोल रहा है ये। एक्चुअली हमने जो थ्योरम पढ़े वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का, वो हमने आईआईडी के लिए पढ़ाया था। अल्दाउ ये इंडिपेंडेंट के लिए भी होल्ड करता है सिर्फ, है ना, वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन हमारे आप देखेंगे सिलेबस में जो आपका जैम का सिलेबस है, अगर मैं जैम का सिलेबस ओपन करूं तो आप देखोगे वहां लिखा है फॉर आईआईडी केस, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है जैम। अगर यहाँ पे आप सिलेबस देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मतलब नॉन आईआईडी केस का जरूरत नहीं है। चेक करते हैं। ओके सर। हाँ तो ये नॉन आईआईडी का केस में आपको पढ़ना, इसमें मैं बताया नहीं। देखिए यहाँ पे जो है आपका कहाँ पे लिखा हुआ है इसमें वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, देखिए सो ये लिखा हुआ लिमिट थ्योरम है। देखिए आईआईडी केस लिखा है, ये आईआईडी केस दोनों के लिए, ये जो वर्ड लिखा ना आईआईडी केस, ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर और सेंट्रल लिमिट थ्योरम दोनों के लिए, तो ये थोड़ा बाहर का हो गया। इन दोनों थ्योरम के लिए साथ में ये वर्ड कॉमन वर्ड लिखा आईआईडी केस, तो आपको वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो आपका सिलेबस में वो आईआईडी केस के लिए ही पढ़ना है। इसका एक्सटेंशन भी पॉसिबल है, जब आप आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटर हटा दो तब भी होल्ड करेगा, बट आपके सिलेबस में आईआईडी केस के लिए है। ठीक, आइए तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे, तो ये आउट ऑफ हो गया। अब कौन सा रह गया, 31 35 हो गया ना, और कोई रह गया चेक कर लो। बाकी ट्राई कर लो एक बार फिर से जाके 1 2 3 आप लोग फिर से एक बार सॉल्व करके देख लो, एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हो, जो इसमें डिस्कशन नहीं किया हो, तो वो अगले क्लास में फिर आप पूछ सकते हो। तो परसों जो क्लास होगी उसमें मॉक टेस्ट जो यूनिट वाइज हुए थे 4 5 6 उसका डिस्कशन होगा 6 to 9 में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यही स्टॉप करता हूँ। 9:30 से गेट की क्लास पर मैं स्टूडियो जाकर वहाँ से क्लास लेता हूँ। सर एक बेसिक सा डाउट है सर। हाँ बताइए सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए कोई कंडीशन होता है क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए, जैसे आपका जो इंटीग्रेशन कई तरह का, जो प्रॉपर इंटीग्रेशन ये होता है
कि जिसमें लिमिट एग्जिस्ट, वो क्या बोलते हैं, लिमिट फाइनाइट हो और फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, है ना, उस इंटरवल पे। हाँ, कंटिन्यूअस। जो क्लास 12 में जितने क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे कि उस लिमिट पे कहीं भी अनबाउंडेड नहीं होगा, है ना। तो वो लिमिट जो आपका है उस लिमिट पे एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, नहीं तो आप क्या, एग्जांपल के देखिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं क्या हम क्या करते हैं, पहले उस इंटरवल पे ब्रेक करते हैं जहां पे वो कॉन्टिन्यूअस है। जैसे ग्रेटेस्ट 1 से 2 में कॉन्टिन्यूअस है, 2 से 3 में कॉन्टिन्यूअस है, 3 से 4 में कॉन्टिन्यूअस है। तो जो लिमिट a से b आपका है उसमें कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और यही जब केस होता है जब नॉट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, या तो आप ब्रेक करते हैं, या जब फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए उस लिमिट पे, तो उसी को इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं, तब भी हम ब्रेक करते हैं। तो लिमिट अगर आपका कोई अनबाउंडेड हो गया, इन्फिनिटी आ गई कोई, या लिमिट के किसी पॉइंट पे फंक्शन इंक्लूडिंग एंड पॉइंट अगर अनबाउंडेड है, तो उसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। तो प्रॉपर इंटीग्रल में एक्चुअली लिमिट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, नहीं है तो आपको ब्रेक करना पड़ता है, तभी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। सर ये ग्रुप में मैंने देखा था किसी ने इंटीग्रेशन किया था, e टू द पावर x माइनस हाफ होल स्क्वायर को 0 to 1 में इंटीग्रेट किया था। हाँ, और फिर x माइनस हाफ होल स्क्वायर को t पकड़ लिया था, तो वो जो लिमिट आ गया था आपका 1/4 से 1/4 और डायरेक्ट उसने 0 लिख दिया। तो ये क्या सही है? नहीं, तो चेक करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं अगर वैसा है तो। अगर 0 से 0, लेकिन नहीं, वहां पे वो लगाना पड़ेगा। तुम क्या करो बताओ? 0 to 1 1, हाँ, e टू द पावर x माइनस हाफ होल स्क्वायर, e की पावर में x माइनस हाफ होल स्क्वायर, ये। हाँ, अच्छा, फिर तो इंटीग्रेट करना है। तो इसको डायरेक्ट तो ऐसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ी होता है, तो इसको तुम क्या करोगे, ब्रेक कर सकते हो। e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो हमने पढ़ा था ना उससे, ये तुम लगा सकते हो बीटा में कन्वर्ट करके, है ना। सर इसका आंसर 0 तो नहीं आएगा ना? 0 तो नहीं आएगा, ये पॉजिटिव, हमने ये पढ़ा है। x अगर नॉन नेगेटिव फंक्शन है, fx अगर नॉन नेगेटिव है, तो fx का इंटीग्रेशन भी नॉन नेगेटिव होगा। हाँ, वही। तो ये चूंकि पॉजिटिव फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 नहीं आ सकता। तो वो हाँ, देख रहा गलत x माइनस हाफ। हाँ, ठीक, गलत होगा। सर वैसे इस टाइप वाला जो क्वेश्चन होता है उसको वैसे कर सकते हैं ना, बाउंड लेके इन मैक्सिमम इनफिनिमम सुप्रीमम स्मॉल m b माइनस a लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल ग्रेटर देन कैपिटल M b माइनस a। हाँ, लगा सकते हो तुम जो बता रहे हो वो रिमान इंटीग्रेशन का कुछ वो कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, तो रिमान इंटीग्रेशन गेट में है, ठीक है। कर सकते हो, बाउंड निकाल सकते हो, बट यहाँ पे इसका हमने क्वेश्चन निकाला था, इसको तुम उससे ट्राई कर सकते हो। बीटा फर्स्ट काइंड जो होता है उसकी लिमिट 0 से 1 होती है ना, बीटा सेकंड काइंड का 0 से इनफिनिटी होता है, तो उस पर ब्रेक करके आप ट्राई कर सकते हो, ये ठीक है। हाँ, 0 तो नहीं आएगा, इसका आंसर कुछ पॉसिबल 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसमें मतलब एक कॉल वाला भी जो क्वेश्चन था, इसको ये वाला जिसमें कॉल था, उसमें भी इसका अपर बाउंड क्या आएगा एक्स स्क्वायर के लिए? ये नहीं, e की पावर x स्क्वायर कॉस वाला साइन nx। अच्छा, ये जो था, ओके, साइन nx, इसका अपर बाउंड क्या है? लोअर बाउंड तो मैंने फाइंड किया 0 होगा। अच्छा, इसका तुम उससे फाइंड कर रहे हो कि, तो उसमें ये होता है कि हम इंटरवल्स पे वो देखते हैं कि वहाँ पे तुम ब्रेक करते हैं ना इंटरवल्स पे, एंड क्योंकि फाइनाइट 0 to 1 था ना, तो कर सकते थे v माइनस a। तो कर सकते हो, करके देखो क्या आएगा। तो वो अपर बाउंड क्या है, कैसे निकालेंगे इसका? क्योंकि ऐसे तो देखे तो ये बढ़ता ही जाएगा, इंक्रीजिंग होगा। तो एक्चुअली पहली बात तो ये 0 से 1 में तो बाउंडेड है ना। हाँ, वही बाउंडेड है, तो बाई पार्ट्स लगाएंगे ना तो ये 0 हो जाएगा लिमिट। अच्छा, बाई पार्ट लगा के 0 हो जाता है, ये बाउंडेड लिमिट तो बाउंडेड है, बढ़ता कहाँ से जाएगा? x को 1 रखोगे तो मैक्सिमम क्या ही होगी, साइन तो मैक्सिमम 1 हो सकती है, और ये मैक्सिमम e हो सकता है। e ऑफ x स्क्वायर तो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ये, तो 0 पे 1 होगी, 1 मिनट, 0 पे पूरा 1 आ जाएगी, हाँ, तो e आ जाएगी मैक्सिमम, तो 1 से e में जाएगी ये, इस तरह से। वहाँ जो हम करते हैं इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू, फंक्शन को मैक्सिमाइज कर लो 0 से 1 में, और मिनिमाइज कर लो, तुम ये कह रहे हो ना कैपिटल M, और यहाँ से स्मॉल m b माइनस a, इस तरह से।
अगर ट्राई कर सकते हो उससे देख लो करके, अदरवाइज बाई पार्ट लगा के वो लिमिट ले लो, ठीक है। सर इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इसका मैक्सिमा निकालना है 0 to 1, ओके सिर्फ e to the power x स्क्वायर sin nx। तो निकाल सकते हो, हाँ तो ठीक फिर है ना। तब तो मतलब 0 to e आ जाएगा तब तो। 0 से ई साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 से ई, ठीक है फिर। लेकिन उससे तुम्हें क्या कंक्लूजन मिलेगा, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हो उसमें? तो फिर मतलब वही कंफ्यूज कर रहा है कि वो तो फिर आंसर तो कुछ नहीं लिख पाएंगे ना। नहीं बता दे रहा हूँ, बाई पार्ट लगा के तुम उसको भेज देना, तथागत सॉल्व किया है तो इसको भेज देना एक बारी, है ना। हाँ सर भेज दिया। हाँ ठीक है, तो उसको देख लो, बाई पार्ट लगाया कर लो। अभी कुछ जगह ना मुझे भी सीखने की जरूरत है, कोई धीरे धीरे सीख लेंगे ना, तो वहां पे देखना पड़ेगा अभी। ठीक है चलो अभी स्टॉप करता हूँ। एक और डाउट था। बोलो। एक असाइनमेंट जो आपने शेयर किया था उसमें कई बार क्वेश्चन आ रहा था कि कंडीशनल ऑफ पॉइजन, उसका क्या होता है? कंडीशनल x गिवन y होगा पॉइजन होगा, ये कहने का मतलब है। या मान लो y बराबर y, तो सेम पैरामीटर। अच्छा हाँ ये y गिवन y होगा, इस तरह से होगा वो। ठीक है सर लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर में हमें डीपली कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, मतलब नहीं अब तक क्वेश्चन तो आया नहीं है, इस बार बस रिग्रेशन थोड़ा पढ़ लेना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में, वो जो रिग्रेशन लाइंस होती है x1 y y on x, फिर उसके बीच उसके बारे में पढ़ना। बाकी फॉर्मूला याद रखना, लिस्ट जो स्क्वायर एस्टिमेशन है उसका मीनिंग क्या है, कई बार तो बस अगर कभी कोई मॉडल दे देता है तो हमें क्या करना है, समेशन ei स्क्वायर एप्सिलॉन i स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, लिस्ट करना है, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ सर वही, वो मॉडल दे देता है तो उसमें कुछ कंडीशन नहीं लगता कि वेरिएंस निकालने के लिए वो कांस्टेंट रखना पड़े, क्या क्या करना पड़ता है उसमें? नहीं वो तो क्वेश्चन करके देखोगे तो समझ जाएगा, आप सारे क्वेश्चन जैम के कर लो पहले, उसमें बस ये है कि इसको मिनिमाइज करना पड़ता था। आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पे मेनली कहना चाह रहा है कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जो कोएफिशिएंट्स हैं उसके, मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट, उसका फॉर्मूला याद रखना है। और रिग्रेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लो, रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं उसमें, ये बस देखना है तुम्हें। बाकी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर और एमएलई सेम ही आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी एमएलई वाले हैं, तो वही होंगे जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है उसका, ठीक है। ठीक है चलो, तो कल मिलते हैं। कल जैम 2022 का 20 के बाद डिस्कशन शुरू करेंगे हम। तो पहले तुम लोग 1 to 20 सब लोग सॉल्व करके आना, जो रह जाएगा वो पहले सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद में 21 से 60 तक फिर डिस्कसन करेंगे हम लोग 6 to 9 PM कल, ठीक है। थैंक यू एंड गुड नाइट।